हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट बुक जो है 7 में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को जो 1 to 6 अपलोड हुई है उसको यदि आपने नहीं देखा है ना, तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, तराइन में दोस्तों क्या हुआ था ना, 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का जो युद्ध हुआ, हम बात करें तो तराइन में 2 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 1191 ईस्वी का प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, यानी कि जो फर्स्ट वॉर हुआ था तराइन का दोस्तों, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जब पृथ्वीराज चौहान जो थे इसमें विजयी हो गए थे, यानी जीत गए थे, और मोहम्मद गौरी क्या होता है, हार गया था। दूसरा से हम बात कर लेते हैं कि जब इसका दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध, तो इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, इसमें हुआ क्या था कि पृथ्वीराज चौहान तो पहले में जीत चुका था, लेकिन उसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने इस बार क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इस प्रकार जो है ना, यहाँ पे इस बार कौन जीत गया, तो मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार चुका है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 1192 ईस्वी में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, आपको हम बताएं, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब किसने किसको पराजित किया था, तो पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो स्टूडेंट है उसके मन में कंफ्यूजन ये रहता है कि मोहम्मद गौरी जो था वो स्त्री मतलब कि महिला थी कि पुरुष था। तो दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी है ना वो पुरुष था, आप याद रखिएगा, ये महिला नहीं है, मोहम्मद गौरी क्या है, तो पुरुष है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की हम बात करें तो इसकी जो है इसका स्थापना कब बताना है। देखिए, संविधान में एक हुआ था 89वां संविधान संशोधन, यानी कि 89 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, ये कब आया था, 2003 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हुई थी। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद जो 338 है, इसमें जो है आपका जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया। ठीक है दोस्तों, रुपया की हम बात करें ना, तो वो शासक का नाम क्या था जिसने 16वीं शताब्दी में एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम क्या था, रुपया था। तो दोस्तों आपको बता दें, जो शेरशाह सूरी है ना, इनके द्वारा जो है एक चांदी का सिक्का जारी किया गया था जिसका नाम रुपया रखा गया था। दोस्तों, शेरशाह सूरी की हम बात करें तो शेरशाह सूरी का जो है ना, इसका जो मतलब कि पीरियड था कि ये कब से कब तक था शासन, तो इसका था 1540 से लेकर के 1545 के बीच में इसका शासनकाल था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों, एक जो जीटी रोड है ना, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, तो जीटी रोड की स्थापना किसने की थी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही जीटी रोड की स्थापना की गई थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बिहार का शासक था, तो आपका एग्जाम भी बिहार से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ का एक ये रुपया किसने जारी किया था, दोस्तों वो शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वो रुपया जारी किया गया था। दोस्तों, ये रुपया का वजन कितना था आपसे पूछा जाए तो 178 यानी कि 178 जो है ग्रेन था। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो मतलब था ना, ये 178 ग्रेन का क्या था, इसका वजन था। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बच्चे के दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है। दोस्तों, जो माँ होती है, माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है ना, जो फीडिंग करती है, तो उसमें कौन सा कहता है कि कौन सा हार्मोन उसमें पाई जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो देखिए दोस्तों, बच्चे के दूध में जो मतलब कि दूध पिलाती है उसमें जो हार्मोन पाई जाती है दोस्तों, वो होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सी होती है, प्रोजेस्टेरोन होती है। ये कहा होती है, एक फीमेल हार्मोन होती है जो बच्चा मतलब माँ के दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या होता है, एक मेल हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है, मेल हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एक फीमेल हार्मोन होती है जो माँ के दूध में पाई जाती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जो हर वर्ष है राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और 29 अगस्त दोस्तों हम किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो था साहब थे, जिससे हम इसका उपनाम क्या है दोस्तों? इसका उपनाम है मतलब क्या गोल, इसका पुस्तक का नाम है। और इसे मतलब कि ये क्या बोलते हैं याद, एक सेकेंड, इसे बोलते हैं हम लोग हॉकी का जादूगर। हाँ, हॉकी का जादूगर, अब याद आ गया। हॉकी का जादूगर कहते हैं, क्या बोलते हैं? हॉकी का जादूगर के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी कि हॉकी जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। और इनका जो है जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? दोस्तों जो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है, ये क्या है? तो दोस्तों आपने सुना होगा हाइड्रोजन का नाम। ठीक है, तो हाइड्रोजन दोस्तों क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, पहला होता है 1H1 यानी कि इसे बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1S2 और तीसरा कौन सा दोस्तों हमारा? तो 1H3 यानी कि ट्रिटियम होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन होते हैं इसका आइसोटॉप्स होते हैं यानी कि समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 1H1 यानी कि प्रोटियम होता है उसका नाम, दूसरा है ड्यूटेरियम 1S2 और तीसरा कौन सा? ट्रिटियम होता है। तो ड्यूटेरियम का आपने नाम सुना होगा, जैसे D2O के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों? तो परमाणु भट्टी में क्या करते हैं? मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो रहा है ना, ये ट्रिटियम क्या होता है? एक समस्थानिक होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। दोस्तों समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स कहते हैं, आप याद रखिए, आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं समस्थानिक को। दोस्तों आपको एक बात बताते हैं, समस्थानिक होता क्या है कि ऐसे तत्व होते हैं जिसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो होती है वो सेम होती है और एटॉमिक मास जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो समस्थानिक बोलते हैं। दोस्तों वही हम बात कर लेते हैं किसका? समभारिक का। तो आइसोबार्स बोलते हैं। तो समभारिक क्या होता है कि ऐसे तत्व जिसकी जिसकी एटॉमिक नंबर जो होती है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उसकी एटॉमिक मास होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो जो प्रोटियम हमारा है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ये क्या है? तो एक समस्थानिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कृष्णा, का नर्मदा, कावेरी और गोदावरी और कावेरी। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी इसमें जो है ना, मतलब कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है उसका नाम कौन सा है? कृष्णा है। ठीक है, जो पूर्व की ओर बहती है। इसके अलावा जो दोस्तों गोदावरी है ये भी क्या होती है? पूर्व की ओर बहती है। और जो कावेरी है ये नदी भी क्या होती है? पूर्व की ओर बहती है। जबकि दोस्तों नर्मदा जो है ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। ठीक है, दोस्तों नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो जो मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न ये कह रहा था कि इसमें पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय है, मदन मोहन मालवीय है और सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो दोस्तों जो बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों इसी जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था इसका नाम था प्रत्येक, वल्लभ भाई पटेल नाम था। और वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार उपाधि दी गई थी इसी बारडोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उसके द्वारा जो है सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इसकी सबसे बड़ी जो प्रतिमा है अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से है। कहाँ पे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों कहाँ पे है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू है यानी कि प्रतिमा है। कहाँ बनी हुई है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से है। कहाँ है? हमारा देश जो गुजरात है दोस्तों वहाँ पे स्थित है, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये जो था ना, मतलब कि भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको बताना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
बिहार में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वाली जिलों का सही क्रम क्या है? यानी दोस्तों आपको ये बताना है बिहार में कि 3 ऐसे जिले कौन-कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है, ठीक है? तो यहाँ पहला ऑप्शन देख लीजिए, पटना है, मुजफ्फरपुर, गया है, तो ये दोस्तों यहाँ ऑप्शन ये नहीं होगा। देखिए दूसरा जो तीसरा ऑप्शन हमारा है, पटना में सबसे अधिक जो बिजली खपत होती है। दोस्तों आपको पता है कि पटना जो हमारे बिहार की राजधानी है, कैपिटल है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ की जनघनत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो बिजली की कंज्यूम ज़्यादा होगी ना, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री रहेंगे, जहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा जो मशीनें होंगी या फैक्ट्री होंगी या घर होंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, बिजली जो उत्पादन ज़्यादा होगा, मतलब खपत ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर कौन सा, पटना हो जाएगा, उसके बाद गया में होता है, उसके बाद नालंदा में होता है। तो दोस्तों ये 3 जो है टॉप जो ज़िले हैं बिहार के, जहाँ पे बिजली खपत सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दोस्तों जो भारत में आम का उत्पादन होता है, मैंगो का जो उत्पादन होती है, जो प्रोड्यूसन होता है, तो उस प्रोडक्शन में जो है बिहार का कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो देखिए बिहार का स्थान जो है भारत में 5वां स्थान है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 में इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों आपका कौन सा फेवरेट आम है? यदि आप हमें बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि आपका फेवरेट आम कौन सा है, आपको कौन सा आम आपको खाने में अच्छा लगता है। तो यदि आपको बताना है तो बता सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों हम रीजनिंग की ओर। तो अब रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? तो आप उसे वहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कौन ऐसे चिन्ह होंगे जिसको आप प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि ट्रांसफर कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपका जो समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों आपका हम समय नहीं लेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको हम बता देते हैं। तो आप लोगों ने इसका सही जवाब निकाल लिया होगा, ऑप्शन में जो बी है हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो रहा है, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका कह रहा है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि एक ऐसा होगा जिसमें किसी न किसी प्रकार की समानता होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें समानता नहीं होगी। तो आपको वो चूज़ करना है जिसमें समानता नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सलजम है, सलजम और आलू और जो चुकंदर है, दोस्तों ये क्या होती है, ज़मीन के अंदर होती है, यानी कि ये सभी क्या है, तो ये तना के उदाहरण है, ठीक है? जब दोस्तों ये पालक होती है ना, एक सब्जी होती है जो ज़मीन के बाहर निकलती है, तो ये क्या अंतर यहाँ पे देखने को आपको मिल पा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, यानी कि जो चेरी है, फल है, खाद्य है। तो दोस्तों आपको बताना है जो चेरी, फल और खाद्य में ठीक है, कौन सा ऐसा जो वेन डायग्राम होगा जो इसको फुलफिल करेगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो खाद्य हो जाएगा, ठीक है? खाद्य के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, फल हो जाएगा, और फल के अंदर क्या हो जाएगा, तो चेरी हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, यानी सबसे बड़ा वाला क्या हो गया हमारे पास, बाहर से कौन सा खाने वाली चीज़ें हो गई, ठीक है? और उसके अंदर में जो है दोस्तों ये वाला दूसरा नंबर पे, ये कौन सा हमारा, तो ये है फल, और फल में भी कौन फल, तो चेरी फल। तो नीचे वाला कौन सा हो गया, चेरी हो गया। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले संख्या से है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 10 से 131 कैसे हो रहा है, और उसके बाद आपको बताना है कि 12 से क्या होने वाला है, ठीक है? तो जब दोस्तों इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि 10 इंटू 3 प्लस 1 यदि करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा, ठीक है? कैसे करेंगे, देखिए 10 है ना, प्लस करेंगे, 10 या 30 प्लस कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों 10, एक सेकेंड, 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, गुना, आपको क्या गुना करना पड़ेगा, गुना, ठीक है? 10 गुना 10 यहाँ पर प्लस करना होगा, 10 गुना 13 प्लस 1 कितना हो गया, देखिए 130 हुआ ना, 130 में प्लस 1 करेंगे तो 131 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से हमको इसमें भी करना है, जब 12 है, 12 में हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, प्लस कितना करना है, 3 करना है, और प्लस क्या करना है हमको, 1 करना है यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए 12 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 कितना होता है, 15 होता है ना, प्लस कितना वो 1 हो जाएगा, तो 180 हो गया। 15 गुना 12 कितना होता है, 180 हो गया, 180 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, जो ऑप्शन में कितना है, 4 में दे रखा है, ठीक है? तो ऑप्शन में 4 यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों हम सभी दिन आपके लिए क्या करते हैं, एक प्रश्न छोड़ते हैं रीजनिंग में, तो आज भी हम आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 15 जो है आप सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कमेंट करते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं करते हैं, और हमें धमकी भी देते हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट यदि आप अपलोड नहीं कीजिएगा तो हम आपके चैनल को छोड़ देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, दूसरे चैनल पर चले जाएंगे।
तो दोस्तों हम उन सभी लोगों को बता देते हैं कि हमें किसी प्रकार की लोभ नहीं है दोस्तों। यदि आपको लगता है कि इस चैनल पर जो बताई जा रही हैं ये आपके काम का नहीं है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। इतना हमें धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों यदि हम आपसे पूछते हैं, यदि आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना होगा। यदि आप मेहनत करने के लिए हैं तभी आप मेरे चैनल पर रहिएगा। यदि आप मेहनत करने के आदी नहीं है, यदि आप मेरे साथ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं, अभी तक हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 6 तक अपलोड कर चुके हैं, और प्रत्येक जो वीडियो होती है हमारी वो 1 घंटे की होती है। हम कितने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और सबसे आप सभी से पूछते हैं कि आप अपना कमेंट में स्कोर बताइएगा कि आपके 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर आ रहा है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट, एक भी सिंगल स्टूडेंट जो है अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं। सोचिए, जब आपका अपना स्वार्थ दिखता है तो मेरा भी स्वार्थ दिखेगा ना इसमें। तो दोस्तों हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपसे बस इतना ही चाहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब फिर से आप हमें धमकी देने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसका जवाब दीजिएगा आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ देख लीजिए, दर्पण यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि इसे प्रतिबिंब जो है ना, यहाँ पे हम दर्पण लगा देंगे, तो यहाँ पे यदि दर्पण हम लगा देते हैं तो ठीक है, तो उसके बाद जो है इसमें आपका कौन सा आपका प्रतिबिंब बनेगा वो सही होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जब यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वाई बनेगा। क्या बनेगा? वाई बनेगा। तो वाई जिस ऑप्शन में रहेगा वही हमारे पास का सही जवाब होगा। जो वाई आप किस पे देख रहे हैं, इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा, यानी कि जो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा यही क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आप देखिए वाई के बाद क्या आना चाहिए, तो वाई के बाद टी आना चाहिए था, तो टी यहाँ पर होना चाहिए। तो वाई के बाद टी कहाँ दे रखा है, तो वाई के बाद टी सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है ना, पहले आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो रहा है, पहले उसको आप बाहर कर दीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि उस समुच्च का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे गए समुच्च की संख्याओं के मध्य होता है। तो यहाँ पे 8, 53, 166 दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें ये चूज करना है कौन सा सही होगा। दोस्तों यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 8 हो रहा है ना, ठीक है। कितना इसमें क्या हो रहा है ना, 8 से 53 कैसे हो रहा है, अगर आपको कुछ गौर से देखेंगे तो इसमें हो रहा है क्या, 8 × 7 माइनस कितना करते हैं, तो इसमें -3 करते हैं। देखिए 8 से कितना होता है, 56 होता है ना, 56 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 53 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 53 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे होगा, ठीक है। अब जो 53 आ गया ना, 53 हम क्या करेंगे, तो 53 हम फिर से 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे और क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 53 कितना हो जाता है, 3 × 9 और 3 × 5 = 15, यानी कि 3 × 9 और 3 × 5 = 15, यानी 159 हो रहा है। अब +7 करेंगे कितना होगा, 166 हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो हमको ये देखना है कि इसी टाइप का जो है ना कौन सा किस प्रश्न में ऐसा रूल काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 6, 39, 124 दे रखा है यहाँ पे, 6, 39, 124 है ना। तो यदि इसमें आप ऐसा कीजिएगा, यानी कि देखिए 6 हो गया, हमको क्या करना है, गुना 7 करना है, -3 करना है। तो 7 6 42 -3 कितना होगा, तो 42 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा ना, और 39 में हम क्या करेंगे, तो 39 में हम क्या फिर देखिए गुना 3 करेंगे और +7 करेंगे, तो 39 जगह कितना होता है, 9 × 27, हाथ में 2 और 3 × 9 = 11, 117 और +7 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस पे दे रखा है, बी में, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विकल्प दिए गए आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है ना, आप इसे गौर से देखेंगे तो कौन सी आकृति इसमें आपको आने वाली है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, ये क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कागज को मोड़ने के बाद जो खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यदि इसको मोड़ने के बाद खोलिएगा ना तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि फेबुलस को इतना लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ फेबुलस को क्या लिखा है, तो 21125 लिखा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए फेबुलस लिखा हुआ है ना, FABUU हो गया, उसके बाद LLOUS है, इस टाइप का दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेल है इसमें। देखिए
ओ यू, ये भावल होता है ना, इसका क्रम क्या है 1 2 3 4 5, इस क्रम का ध्यान रखिएगा। इसी पे जो है उसमें ये खेल होने वाला है यहाँ पे। देखिए ऐप में है ना जो कॉन्सोनेंट है उसका क्या कर रहा है यहाँ पे, उल्टा करके उसका वैल्यू लिख दिया जा रहा है। देखिए ऐप का उल्टा क्या होता है, यू होता है ना, यू का उल्टा यू कितना होता है 21, 21 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21 लिखा हुआ है ना यहाँ पे देख लीजिए। अब दोस्तों ए जो है ए क्या है हमारे पास, तो वॉवेल है, और वॉवेल ए किस क्रम पे लिखा हुआ है, 1 नंबर पे लिखा हुआ है, तो हम एक यहाँ पे लिख देंगे उसका वैल्यू। 21 के बाद एक लिखा हुआ है ना, आप देख लीजिए। उसको देखिए बी दोस्तों क्या कॉन्स्टेंट है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है, वाई का वैल्यू कितनी होती है 25 होती है, तो 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना। अब देखिए यू दोस्तों क्या है ना, ए वाई यू, यू के हमारे पास क्या वॉवेल है, और वॉवेल किस नंबर पे है, तो 5 नंबर पे आप देख लीजिए, है ना 5 नंबर पे, तो यू यहाँ पे कितना 5 हम लिख देंगे। तो इस प्रकार यही मतलब फॉलो कर रहा है रूल को, यानी कि जो कॉन्स्टेंट होगा उसके उल्टा करके उसका वैल्यू लिख देंगे, जो वॉवेल होगा वो किस क्रम पे वॉवेल आ रहा है उसको हम लिखेंगे, तो ये हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार हमको क्या कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि हमको TIRE ट्राई सम के बारे में कह रहा है कि ट्राई सम में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों टी क्या है हमारे पास, तो कॉन्सोनेंट है, टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है, और जी कितने नंबर पर होता है 7 नंबर पर होता है, तो 7 यहाँ, यानी कि जो 7 से शुरू होगा वही हमारे पास का सही जवाब होगा। तो ये ऑप्शन में ए यहाँ नहीं हो रहा है, और ऑप्शन नंबर हाँ और सब हो रहा है। उसके बाद देखिए आई कितना नंबर पर आता है ना, AEIOU, तो ए आई कितना 3 नंबर पर आ रहा है ना, तो 7 के बाद 3 होगा, 7 के बाद 3 किस में है, तो एक ही में है, बाकी इसमें नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ऑप्शन में जो बी है हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आपको टैकल करना पड़ेगा दोस्तों। आप यदि पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना तो आपका टाइम बहुत इसमें ले लेगा, लैप्स हो जाएगा। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि किस तरह से आपका टाइम इसमें बचे, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है। तो ऑप्शन में जो बी है हमारे पास का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है एक और होगा नहीं, तो अब जो है आपके पास जो है हिंदी का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। देखिए हिंदी के प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों आपको बताना है जो कौन सा शब्द तद्भव है। पहला आपके पास है गिरी, दूसरा है घटिका, तीसरा है घोड़ा और घृणा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में सबको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो तद्भव होगा। तो दोस्तों तद्भव कौन सा है हमारे पास, तो यहाँ पे घोड़ा जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें, तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे खबर है ना, खबर ये क्या है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि खुमार और खलिहान और खाखा ये सभी क्या होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जो खबर है यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास का सही जवाब होगा स्त्रीलिंग जो है ये खबर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रायोगिक है और प्रायोगिक है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए दोस्तों जो प्रायोगिक होता है ना, जो प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल जिसे हम बोल सकते हैं, तो वही क्या होता है प्रायोगिक होता है। जो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो प्रायोगिक लिखा हुआ है वो सही शुद्ध लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों ये क्या है, तो सही वर्तनी में ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। आसन आसन शब्द युग्म की सही अर्थ कौन सा है, यानी कि आसन और आसन में बताना है आपको कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों आसन जो होता है यहाँ पे, आसन मतलब क्या होता है भोजन होता है, आसन मतलब क्या होता है भोजन होता है। और जो आसन होता है, आसन मतलब क्या होता है बैठने का जगह होता है, ठीक है। आसन बोलते हैं ना बैठने वाला, मतलब आसन दीजिए नहीं बैठने के लिए कुछ दीजिए, तो बैठने वाला वस्तु को बोलते हैं आसन। और जो आसन होता है वो क्या होता है हमारे पास भोजन होता है। जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है दोस्तों वो क्या होती है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि आसन मतलब भोजन होगा और आसन मतलब क्या होगा बैठने की वस्तु होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों है कि निर्मल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। जो दोस्तों निर्मल मतलब क्या होता है बहुत ही अच्छा आदमी, जो मतलब निर्मल मतलब क्या होता है बहुत अच्छा शुद्ध स्वच्छ, जितनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं निर्मल के लिए आप बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मलिन होगा, विषम होगा, कोमल होगा या अभद्र होगा। तो दोस्तों आपको बता दें जो निर्मल होता है ना इसका उल्टा शब्द क्या होता है, तो वो होता है आपका कौन सा मलिन हो जाता है। क्या होता है मलिन हो जाता है, निर्मल का उल्टा क्या होता है मलिन होता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभद्र का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अभद्र का उल्टा हो जाएगा भद्र, ठीक है। और जो हमारे पास है विषम, विषम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा, और ये इवन ऑड हो जाएगा। और कोमल का दोस्तों उल्टा क्या होता है, कोमल का क्या होगा कठोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ ऑप्शन में जो ए है हमारे पास का सॉरी 3 हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न आ चुका है, अब इसको आपको चूज करना। देखिए इसमें कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सिनोनिम्स होगा, यानी कि समानार्थी शब्द होगा। तो एडवर्सिटी, दोस्तों एडवर्सिटी मतलब होता क्या है पहले आप उसको जानिए। तो एडवर्सिटी मतलब होता है दोस्तों कि समाप्त करना, एक सेकेंड,
एडवर्सिटी मतलब होता है दोस्तों कि तंगहाली या विपत्ति या दुर्भाग्य, ये सब क्या होते हैं, एडवर्सिटी मतलब होते हैं कौन, तंगहाली। जैसे विपत्ति आता है किसी के सामने में, तो वो विपत्ति हुआ कौन सा, एडवर्सिटी होता है, विपत्ति होता है, तंगहाली होता है। और तो इसका आपको सही मतलब कि समानार्थी शब्द क्या होगा, तो दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा, वो होता है मिसफॉर्च्यून। इसका मतलब होता है विपत्ति, तंगहाली जो होती है, इसमें क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है यहाँ पे, अपोजिट शब्द चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टर्मिनेट का अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। टर्मिनेट मतलब होता क्या, पहले आपको जानिए। टर्मिनेट मतलब होता है कि समाप्त करना, यानी कि टर्मिनेट करने किसी को मतलब ये ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो टर्मिनेट मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों टर्मिनेट मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है। इसका जो मतलब उल्टा मीनिंग क्या होगा, यानी कि उसे फिर से शुरुआत करना, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि कमेंट्स करना, यानी कि शुरुआत करना, इस पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा आपको बताना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सही स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। क्विंस्टेंस का लिखा हुआ है, और क्विंस्टेंस का सही स्पेलिंग वर्ड कौन सा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे क्विंस्टेंस। ये क्या होगी, इसका सही मतलब स्पेलिंग लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि टू ईट हम्बल पाए, इसका आपको एडियम्स बताना है, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या, आपका जो है ना यहाँ पे मुहावरा बताना है। टू ईट हम्बल पाए मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जो आपको बता दें, जो टू ईट हम्बल पाए होता है ना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पे टू येल्ड अंडर मेल्टिंग, जो है तो यहाँ पे क्या इसका इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो टू येल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स या सेंटेंसेज। दोस्तों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है कि कमेंटिंग मर्डर इन रेवेन्यू, यानी जो मतलब कि पैसे के लिए किसी की मौत मतलब मारता है ना, पैसे के लिए किसी की जो मार देता है किसी को, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, से वैन डेटा बोलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम में, कि कमिटिंग मर्डर इन रेवेंस यानी बदले की जो आग होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वेनेडिटा होती है। ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब है कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक यानी डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड या शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं हम लोग आपको बताना है। तो दोस्तों ये हम लोग करते हैं Ctrl+O, जब दबाएंगे तो MS वर्ड में जो है कोई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो क्रोम ब्राउजर होती है आप सब लोग उसे यूज करते होंगे, आप तो मोबाइल में यूज करते होंगे, लेकिन दोस्तों यदि आप डेस्कटॉप पर यूज करेंगे तो डेस्कटॉप पर यूज करने के बाद जो है ना, आपको कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे दबाएंगे जो उसका डाउनलोड विंडो खुल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो Ctrl+J दबाएंगे ना, तो आपका जो डाउनलोड विंडो है क्रोम ब्राउजर में वो खुल के आपके सामने में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जो WWW है इसका आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, टिम बर्नर्स ली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारे पास का सही जवाब होगा, जो WWW है इसका आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है MS वर्ड के संबंध में वो गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है और नीचे 2 ऑप्शन है। पहला है कि एक टेबल में सम संख्याओं में पंक्तियाँ और स्तंभ हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपके पास है एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियाँ और स्तंभ हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सी जो है ना मतलब कि गलत है। तो देखिए ये जो कथन है ना ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आप देख लीजिए तीसरा ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। और जो चौथा ऑप्शन आपके पास है एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो देखिए दोस्तों ये भी सही है, लेकिन जो गलत है हमारे पास था ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों कौन सा इसका बाइनरी को हम जानते हैं, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, .doc, इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं,
तो बाइनरी फाइल होती है दोस्तों, ये फॉर्मेट होती है और इसका इस्तेमाल होती है MS वर्ड 97 से लेकर के 2003 तक में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप AI सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल को क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? तो दोस्तों आप ऐसा करेंगे ना तो आपके पास जो कुल फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे वो कुल 15 फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है। तो इसका परिणाम होगा 0.5। ठीक है, यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका परिणाम कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। आपके पास जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है कि एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। दूसरा के पास है कि एक ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं। तीसरा पास ऑप्शन है कि ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और चौथा है ईमेल आईडी में आमतौर पर केस संवेदी केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सही गलत हो जाएगा, कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए जो है यही सत्य हो जाएगा। यानी कि एक ईमेल आईडी होती है हमेशा अद्वितीय होती है, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है ना वैसा ईमेल आईडी किसी और का दुनिया में नहीं हो सकता है। यानी कि अद्वितीय मतलब क्या हो, कोई दूसरा नहीं हो, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है वो मात्र और मात्र एक है। ठीक है, यानी कि वो आपका यूनिक है, ऐसा इस टाइप का ईमेल आईडी किसी और का नहीं हो सकता है। यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अपर और लोअर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जो ईमेल आईडी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। आपका ईमेल आईडी जरूर होगा, वो क्या होगी, स्मॉल लेटर में होती है, यानी कि उसमें बड़े अक्षर प्रयोग, कैपिटल अक्षर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है या जस्टिफाइड होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा राइट होता है। क्या होता है? राइट होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, देखिए चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। दूसरा के पास है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें जो है ना कथन सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि एक सेकेंड, नहीं दोस्तों यहाँ पे जो है ना, एक मिनट हमको फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। तो ये दोस्तों क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है हमारे पास है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये सही है, यानी कि जो केवल 2 है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेक्निकल का प्रश्न आपके दोस्तों सामने आ चुका है। कह रहा है कि धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब धारा और वोल्टेज फेज में होगा ना तो शक्ति गुणांक क्या होगा आपको बताना है। तो शक्ति गुणांक क्या होगा, यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो दोस्तों आपको बताना है जो स्टार कनेक्टेड प्रणाली होती है उसमें लाइन वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है? तो दोस्तों ये बराबर होती है किसके, √3 गुना फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रोफ्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रोफ्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए AC आपूर्ति होनी चाहिए, DC आपूर्ति होनी चाहिए और या 3AC आपूर्ति होनी चाहिए या 2AC आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका होगा DC आपूर्ति होना चाहिए। क्या, DC आपूर्ति, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, DC आपूर्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुष्क सेल में डैश डिपोलाइजर होता है। तो दोस्तों शुष्क सेल जो होती है उसमें कौन सा डिपोलाइजर होता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या होती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होती है। क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें डिपोलाइजर होती है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा बल का विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा बल का विद्युत रेखाओं का गुण नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। यह धनात्मक आवेश से आरंभ होती है, दूसरा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, तीसरा बलों की रेखाएं समानांतर होती है और बलों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बलों की रेखाएं जो होती है एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है, ये क्या होती है, गुण इसका नहीं होता है। जबकि यह धनावेश आवेश से आरंभ होती है, सही है, या ऋणावेश आवेश पर समाप्त होती है, ये भी सही है, और बलों की रेखाएं समांतर होती है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, हवा की पूर्ण पारगम्यता कितनी होती है? दोस्तों हवा की जो पूर्ण पारगम्यता होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो ये कितनी होती है दोस्तों? 4 पाई गुना 10⁻7 H प्रति m जो होती है ये हवा की पूर्ण पारगम्यता होती है। और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हाँ हमारे प्रश्न यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक प्रश्न कि एक डीसी में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों एक डीसी में डमी कुंडली प्रयोग क्यों करते हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक डीसी जनरेटर डैश में बदलता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो एक डीसी जनरेटर होते हैं वो किस में बदलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ये बदल देता है। कौन? डीसी जनरेटर जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ पर आश्रित होता है। तो दोस्तों किसी कुंडली में जो ईएमएफ पर आश्रित कौन सा होता है आपको ये बताना है। देखिए पोल्स की संख्या, फ्लक्स प्रति पोल और समांतर पथों की संख्या एवं चालकों की संख्या, ये सभी क्या होती है ईएमएफ पर आश्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होती है? तो देखिए किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में जो इंटरपोल की पोलैरिटी होती है वो क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होती है, ये होती है इसके आगे घूर्णन गति की दिशा में अगले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो रहा है। फुल लोड ताम्र हानि व लो हानि, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न न्यूमेरिकल का प्रश्न आ चुका है आपके सामने में, देख लीजिए। क्या है कि एक फुल ताम्र हानि व लो हानि क्रमशः एक परिणामित्र में ट्रांसफार्मर में 6400 वाट और 500 वाट है। यदि लोड धारा आधार नहीं दोस्तों, यहाँ पे आधा होना चाहिए ना, आधा हो जाए तब दोनों हानियों का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ताम्र हानि है यानी कि कॉपर लॉस है, कितना हमारे पास है 6400 वाट है। और दूसरा क्या हमारे पास तो आयरन लॉस है, ये कितना दोस्तों हमारे पास तो 500 वाट है। तो देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आयरन लॉस होती है दोस्तों वो कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आधा कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो जो आयरन लॉस होती है वो स्थिर रहती है। यानी कि आपको 500 वाट है तो 500 वाट ही रहेगा। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ चुका है दोस्तों कि जहाँ जहाँ 500 वाट होगा ऑप्शन में वो हमारे पास का सही जवाब होगा। जहाँ लो हानि के सामने 500 वाट नहीं होगा वह मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 250 वाट दे रखा है ना, जो लो आनी है 250 वाट होगा कभी जीवन में कभी नहीं होने वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और 125 वाट भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए आप क्या किए, यदि आपके पास एक कॉन्सेप्ट था यानी कि लो हानि के बारे में पता था तो आप दो ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 50-50 चांस हो सकता है। यदि आपको नहीं पता है ना तो आप आसानी से जो है ना तुक्का यहाँ पे मार सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप तुक्का लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पूछते हैं तुक्का हम कहाँ लगा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब इसमें आपका 50-50 चांस बनता है कि कौन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं जो तो यहाँ पे आधार है ना, यहाँ पे तो ताम्र हानि जो कॉपर लॉस हम निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे। देखिए आधा लिखा हुआ है, आधा जब कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, गुना जितना दे रखा होगा हमारे पास वाट उसको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जो है 1/4 कितना हो जाएगा, स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ना, और गुना कितना 6400 हो जाएगा, ठीक है। जगह से आप काट कीजिएगा तो कितना 1600 हो जाएगा ना, यानी कि 1600 वाट जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। यानी कि 1600 वाट और 500 वाट ये क्या होगा, तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस हो जाएगी वो 1600 वाट हो जाएगी और जो लोहा हानि होगी आयरन लॉस हो जाएगी वो 500 वाट हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को सही कर लिए होंगे। दोस्तों न्यूमेरिकल का प्रश्न जो है ना आपको हम एक भी छूटने नहीं देंगे, ठीक है। हम बहुत जल्द है न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लास लाने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उस क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि पीसी एवं पीएससी क्रमशः पूर्ण भार करोड़ हानि व ताम्र हानि है तो अधिकतम केवीए के साथ निम्न से के गुणन का समान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, दो ऑप्शन आप देख पा चुके हैं और दो ऑप्शन यहाँ पे भी देख लीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप सभी ने देख लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो है हम फिर से देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया यार, ये रहा, हाँ। तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की एडी धारा हानि को कम किया जाता है। दोस्तों एडी धारा हानि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का जो थ्योरी चैप्टर है उसको वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है, लेकिन अब देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा। हालांकि आप लोग कहीं पढ़े होंगे इसलिए इस वीडियो को नहीं देखते, हमें पता है, कोई बात नहीं।
यहाँ ट्रांसफार्मर में एडी धारा हानि को हम को कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में एडी धारा हानि होती है ना, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं लेमिनेशन करके। यानी आप लेमिनेशन कीजिएगा ना ट्रांसफार्मर में, तो उसकी एडी धारा हानि होगी वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर के योक सेक्शनल में उष्ण रोल्ड लेमिनेशन 10 से 15% बढ़ाकर किया जाता है, तो ऐसा करने से क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा करने से चुंबकीय धारा व लो हानि क्या होगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्रोध प्रकार के पावर ट्रांसफार्मर में दोनों प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में वृत्ताकार कुंडली भाग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्यों प्रयोग करते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका हम प्रयोग करते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो बी है, यानी कि मजबूत यांत्रिक संरचना प्रदान करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर का रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर क्या कहलाता है। दूसरे रोटर को जो है डीसी आपूर्ति जो प्रदान करता है, उस जनरेटर को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एक्साइटर। क्या बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये पीडीएफ हम आपको कहाँ अपलोड करते हैं, टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं, ठीक है। यदि टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलती है। और दोस्तों इस पीडीएफ में हम क्या करेंगे, आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे जो रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, उसके लिए हम उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको हम जरूर फॉलो करते हैं। तो हमें रिक्वेस्ट किए थे कि आप टेलीग्राम पर जो है आंसर भी की दीजिए, भले आपको पासवर्ड लगा दीजिए। दोस्तों इसमें पासवर्ड लगा होगा इस पीडीएफ में। दोस्तों देखिए अभी तक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उसको ये वीडियो का पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। दोस्तों हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे साथ जो है मेहनत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका पासवर्ड जो है, इसमें 5 अंक का पासवर्ड लगा होगा। जो पहला अंक हमारा है वो है 9। कितना है दोस्तों, पहला जो पासवर्ड का जो अंक है वो है 9, और आगे जो और जो 4 पासवर्ड होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम प्रश्नों को देख लेते हैं। एक जनरेटर की लोडहीन वोल्टता 230 वोल्ट है तथा मानी गई लोड वोल्टता 200 वोल्ट है, तो वोल्टता नियंत्रण है। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि वोल्टता नियंत्रण क्या यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। दोस्तों इससे पिछले जो वीडियो आया था यूनिक प्रैक्टिस से, उसमें हम बता चुके हैं इसका जो फॉर्मूला था। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, देखिए इसका जो हम वोल्टता नियंत्रण निकालेंगे यानी VR निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो होगा क्या, नो लोड माइनस फुल लोड बट्टे कितना हो जाएगा, तो फुल लोड हो जाएगा, ठीक है। इस पर इस मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में अपने को उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों उस फॉर्मूला में यदि हम उसको पुट करते हैं तो क्या होगा, हम फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमको थोड़ा दिक्कत हो गई थी, हम कहीं बाहर चले गए थे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो है फॉर्मूला यदि हम पुट करते हैं इसमें, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो नो लोड माइनस क्या होता है, फुल लोड होता है ना, फुल लोड बताइए क्या होता है, फुल लोड होता है। इसमें देखिए क्या क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कितना है, नो लोड कितना है हमारे पास है, लोड ही है ना, नो लोड कितना है 230 है ना, 230 हो गया। और जो फुल लोड कितना हमारे पास 200 वोल्ट है ना, पूर्ण लोड 200 वोल्ट हो गया, बटे कितना है फुल लोड 200 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से हम गुना कर देंगे। 230 में जब 200 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो 30 बचेगा, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं 30 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 से भागा करेंगे और गुना कितना करेंगे, 100 से कर देंगे। जब इसे आप कट कीजिएगा तो कितना होगा, तो 15% जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 15% जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में 15% दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर क्या होता है। तो दोस्तों इसमें मोटर जो हो जाएगी वो क्या होगी आपको बताना है। देखिए जब भी इसमें खुला वाइंडिंग हो जाएगी ना, तो इसमें मोटर जो होती है वो नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन आ चुका है, कह रहे हैं कि किस प्रकार की मोटर एलिवेटर्स में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों कौन सा प्रकार की मोटर होती है जो एलिवेटर्स में उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ बताना है। दोस्तों जो कैम्युलेटिव कंपाउंड स्टोर होती है, ये इसका आप लोग किसमें करते हैं, तो मोटर एलिवेटर्स में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा वाक्यांश नो वोल्ट कुंडली के साथ ऑन ऑफ स्विच दर्शाता है। दोस्तों कौन सा ऐसा वाक्यांश होती है जो नो वोल्ट कुंडली के साथ ऑन ऑफ स्विच को दर्शाता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है चुंबकीय स्टार्टर जो है इसको क्या करती है, दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा।
डीसी मोटर के गति नियंत्रण के वार्ड लियोनाई प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए वार्ड लियोनाई की जो प्रणाली का मुख्य लाभ होता है वो क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यानी कि यह सुगमता, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रत्यावर्ती धारा उत्पाद इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती जो धारा उत्पाद होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, आपको ये बताना है। दोस्तों ये काम करती है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्तक की क्षमता को डैश में निर्दिष्ट किया जाता है, व्यक्त की जाती है। दोस्तों प्रत्यावर्तक की क्षमता होती है, प्रत्यावर्तक की क्षमता होती है वह किस में व्यक्त करते हैं हम लोग? तो हम लोग करते हैं किसमें? केवीए में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिक्रोस्कोप का कार्य डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों सिक्रोस्कोप जो होती है इसका कार्य किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा इंडक्शन मोटर डैश के सिद्धांत पर डैश समान सिद्धांत पर लाभ करती है। तो दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होती है वो किसके समान सिद्धांत पर लाभ करती है? तो दोस्तों ये क्या होगा? तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करती है, यानी लाभ करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। निम्न 2 नुकसानों में से किसे एक साथ कोर लॉस कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 2 जो ऐसे कौन कौन से लॉसेस हैं जिसको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? कोर लॉस कहते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। दोस्तों कोर लॉस किसे कहते हैं? देखिए एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस हानि के जो है ना एक साथ क्या बोलते हैं? कोर लॉस हानि कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस हानि की जो होती है एक साथ क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कोर लॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपन्नर परीक्षण में एक परिणाम मित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज कितनी होती है? दोस्तों आपको यहाँ बताना है कुल वोल्टेज कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में डर्सरी बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें डर्सरी बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? आपको बताना है स्टार डेल्टा, स्टार 2 डेल्टा, स्टार 3 डेल्टा और डेल्टा स्टार। तो दोस्तों इसमें किसका प्रयोग करते हैं? किसमें? टर्सरी बाइंडिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे टर्सरी होना चाहिए, टर्सरी लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे टर्सरी होगा, टर्सरी होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो डेल्टा 2 जो है टर्सरी ही सही है, टर्सरी दूसरा होता है, ये टर्सरी सही है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ। तो इनमें से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्सरी बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? तो स्टार 2 जो दोस्तों इसमें क्या टर्सरी प्रयोग होता है, टर्सरी रहता है तो उसमें 3 का प्रयोग करते हैं हम। टर्सरी रहता है इस प्रकार लिखा हुआ है टर्सरी, तो इसमें क्या करते हैं? डेल्टा 3 का प्रयोग करते हैं, जबकि टर्सरी में क्या करते हैं? स्टार 2 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो बी यहाँ पे हमारे पास इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रीदर में सिलिका जेल किसे अवशोषित करता है? दोस्तों जो ब्रीदर होती है सिलिका जेल लगा होता है उसमें, हम जो कल आपको वीडियो अपलोड किए थे ट्रांसफार्मर का, उसमें हम आपको बताए थे ब्रीदर के बारे में, और बहुत लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। तो नहीं देखा होगा इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसको पहले से पता था, तो अच्छी बात है पहले से पता था आपको। चलिए ब्रीदर में सिलिका जेल किससे अवशोषित करता है दोस्तों? तो उसे किसे करता है? तो अवशोषी आर्द्रता को क्या करती है? सूखने का काम करता है। कौन? सिलिका जेल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है, यानी कि जो मैसेज होती है, यानी कि जो उसमें ट्रांसफार्मर जो अवशोषी आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको सोखने का काम कौन करती है? सिलिका जेल करता है। ऑप्शन में बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोधशील स्पिल्ट फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक बाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है? आपको बताना है इनमें से क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात क्या होती है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डायनामिकली उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सिद्धांत में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कौन प्रयुक्त होता है आपको बताना है। डायनामिकली उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सिद्धांत में डैश प्रयुक्त होते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि जनित जो है इसमें प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक डीसी मशीन में क्या होता है? दोस्तों एक डीसी मशीन में आपको बताना है क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3272 है, इसका सही जवाब क्या होगा? यानी कि धारा ईएमएफ आर्मेचर चालक में प्रत्यावर्ती होती है, वह टर्मिनल एक समान होते हैं। ऑप्शन जो ए है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों पीडीएफ का जो दूसरा अंक हमारा है वो भी कितना है? 9 ही है। तो पहला जो पासवर्ड था वो क्या था? 9 था, और दूसरा भी क्या है? 9 ही है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कोई पीडीएफ खोलना होगा तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीसी मशीन में ध्रुव सू लेमिनेट किया जाता है ताकि, दोस्तों डीसी मशीन में क्या करते हैं? ध्रुव सू को लेमिनेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि
क्योंकि दोस्तों भंवर धारा हानि कम हो जाए। ठीक है, तो भंवर धारा हानि जो होती है कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी मशीन में ध्रुव सू को लेमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीसी मशीन का आर्मेचर बना होता है, तो दोस्तों जो डीसी मशीन होता है इसका आर्मेचर किसका बना होता है आपको बताना है। ये जो है ना सिलिकॉन पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीसी मशीन में निम्नलिखित भाग होते हैं, योग, आर्मेचर करोड, ब्रश, पोल करोड। उपयुक्त सभी हिस्सों में से किस हिस्से में करोड हानि होती है आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो 75 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। यानी जो दोस्तों यहाँ जो आर्मेचर करोड है ना इसमें ही क्या होती है, हानि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्न में से जिस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर क्वाइल और कम्यूटेटेड सेगमेंट के बीच रखा जाता है, तो वो कौन सा मोटर होता है। तो दोस्तों वो मोटर कौन सा होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूनिवर्सल मोटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों कौन सा ऐसा मोटर होती है जिसके रखरखाव के लिए कम लागत यानी कि कम पैसे की मतलब आवश्यकता होती है। प्रेरण मोटर, सीरीज मोटर, और तीसरा कौन सा आपके पास है, तो आपके पास है स्प्रिंग मोटर और यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों कौन सा मोटर होती है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं जिसमें कम पैसे मतलब उसको रख रखाव के लिए मेंटेनेंस के लिए कम पैसे लगते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा मोटर होता है, वो होता है प्रेरण मोटर। कौन सा, प्रेरण मोटर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डैश होते हैं। दोस्तों स्क्विरल केज और इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं आपको ये बताना है। दोस्तों इसमें क्या होता है, तो समरूप स्टेटर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा करने का प्रयोजन है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को हम तिरछा क्यों करते हैं आपको ये बताना है। दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में डैश में उच्चतम होती है। तो प्रारंभिक प्रवाहित धारा शुरुआत में किसमें उच्चतम होती है आपको बताना है। ये होती है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें क्या होती है, उच्चतम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एससीआर एक सेमी कंट्रोल युक्ति होती है क्योंकि। दोस्तों ये सेमी कंट्रोल युक्ति क्यों होती है आपको ये बताना है। दोस्तों ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें यह टर्न और ऑट हो गेट प्लस से होता है पर ऑफ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिनमें से किसके द्वारा कोरोना प्रभाव की पहचान नहीं की जा सकती है। दोस्तों कोरोना प्रभाव के बारे में हमको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या करने से किसके द्वारा कोरोना प्रभाव के पहचान नहीं की जा सकती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों किसके पहचान नहीं कर सकते हैं, तो जल प्रदूषण का जो है इसका पहचान नहीं कर सकते हैं, जबकि धुंधली बैगनी चमक, हिसिंग ध्वनि और ओजोन की मुक्ति से हम लोग पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थिंग पीट में चारकोल और स्लॉट प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है। ठीक है दोस्तों आपके पास 6 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे है और 2 ऑप्शन यहाँ पर है, आप देख लिए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन क्या क्वेश्चन ये कह रहा था, इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा था। अर्थिंग पीट में चारकोल और स्लॉट प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों ये दोनों है, क्या है, ये दोनों इसका प्रयोजन है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी है यानी कि 3 है, इस पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैकअप फ्यूज का उद्देश्य डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो दोस्तों बैकअप फ्यूज का जो उद्देश्य होता है किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है आपको ये बताना है दोस्तों। वो होती है लघु पतन के विरुद्ध होती है, सुरक्षा प्रदान करना होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रतिदीप्ति लैंपों का पश्चिगामी शक्ति घूर्णक बढ़ाने का व्यावहारिक उपाय क्या है। तो दोस्तों प्रतिदीप्ति लैंप जो होती है उसकी पश्चिगामी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो उसकी व्यावहारिक उपाय होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है आपकी परिपथ के संधारित्र को श्रेणियों में संयोजित करना, इसका गुण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है। तो दोस्तों कौन सा है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है, तो ये क्या होगा, उपयुक्त सभी क्या है इसका भाग है। चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो चौक जो लगाते हैं आप लोगों ने देखा होगा, चौक ट्यूब लैंप जो होती है जो मरकरी होती है उसमें क्या होता है, चौक लगाते हैं ना, तो चौक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर क्या होती है आपको ये बताना है दोस्तों। तो वो क्या होती है, तो ये लैगिंग होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों जो घरेलू वाटर कूलर होते हैं उसके पंप में कौन सी मोटर लगती है दोस्तों, वो होती है शेडेड पोल मोटर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
गीजर का बाह्य आवरण और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कुछ जो पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो है ग्लास वूल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भंवर धारा करंट की एक कमी डैश है। तो दोस्तों भंवर धारा करंट की कमी कौन सी है आपको ये बताना है। इसकी कमी कौन सी है? वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान जो है ये इसका ये कमी है। डैश का इस्तेमाल आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए किया जाता है। दोस्तों किसका इस्तेमाल होती है आमतौर पर डीसी उपकरणों के शंट के लिए करते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए नाइक्रोम का, पोर्सलिन का, कोर्स्टेन का और मैंगालिन का। तो दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं आपको ये बताना है। तो ये हम करते हैं कोर्स्टेन का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है असंतृप्त डीसी की आर्मेचर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है आपको बताना है। तो दोस्तों प्रभाव कौन सा होती है? प्रति चुंबकन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि परमिएबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या है। तो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका तो रिलेक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीरियड का तीसरा नंबर है हमारा वो है 3। ठीक है, कितना है 3 है पर जो अंक है वो कितना है 3 है। अगला देखते हैं निकेल आयरन सेल किस प्रकार की सेल होती है। दोस्तों निकेल आयरन जो सेल होती है वो किस प्रकार की सेल होती है आपको बताना है। वो दोस्तों सेल होती है हमारी गीला व द्वितीयक सेल होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होगा। दोस्तों इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 0.85, 0.95, 1.11 और तो 1.41। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल जो है ना हमारे लिए बहुत फेवरेट चीज़ होती है। जो न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो हमारे लिए मतलब बहुत फेवरेट चीज़ है हमारा न्यूमेरिकल। तो हम क्या करेंगे इसका जवाब आपको हम चाहते हैं कहाँ कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा कि बहुत आसान प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम आपका जवाब चाहते हैं कहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देते हैं। ठीक है, अगला है कि नगण्य प्रतिरोध और 0.4 परिपथ के साथ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत शक्ति एक कुंडली में प्रयुक्त है तो परिपथ में धारा की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको हम बता देते हैं तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसको, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। दोस्तों आप देखिए पहले प्रश्न में क्या क्या दे रखा है आपके पास। तो ऐप की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 हर्ट्ज है ना, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। और वोल्ट कितना है हमारे पास है, वोल्ट जो दोस्तों कितनी है 220 वोल्ट है। और जो परिपथ हेनरी है दोस्तों वो कितना हमारे पास है। तो दोस्तों वो हमारे पास कितना है तो 0.4 है, यानी कि एल का मान कितना दे रखा है 0.4H दे रखा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों होली का टाइम है तो घर पे कुछ काम भी होता है, इसलिए हमको तो कभी कभी बाहर जाना पड़ता है वीडियो को रोक करके। तो हम फिर आ चुके हैं। हम क्या बता रहे थे आपको, देखिए न्यूमेरिकल हम क्या बता रहे थे आपको कि ऐप की वैल्यू कितनी हमारे पास है। देखिए ऐप की वैल्यू है 50 हर्ट्ज और दोस्तों जो वोल्ट हमारे पास है 220 वोल्ट है। उसके बाद दोस्तों जो एच है वो एच का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.4 है, सॉरी एच नहीं एल का वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि धारा की मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला होता है इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होती है यानी कि एक्सल होती है वो आपको बताना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ये होता है 2πfl। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में क्या करना है हमको वैल्यू को पुट कर देना है, हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सल की वैल्यू यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं। तो एक्सल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक होता है 3.14 होता है ना, इसको हम रखेंगे 3.14 हो गया गुना ऐप का वैल्यू कितना है 50 है और एल कितने दोस्तों हमारे पास है तो एल है 0.4। ठीक है, जब इसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, हम कर चुके हैं, आप इसे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास 125 कितना आएगा 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम क्रॉस चेक भी कर लिए हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्या आपके पास है ना एक्सेल की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको ये निकालना है कि हमको धारा पूछ रहा है ना, तो आई एल के मान निकालना है। ठीक है, धारा निकालना है। तो देखिए धारा हम क्या करेंगे, वी बटे क्या होती है एक्सेल होती है। तो देखिए पॉइंट कलर चेंज कर लेते हैं पॉइंट का। तो यहाँ पे हम वी का मान कितना हमारे पास है 220 है ना, 220 वोल्ट है। और अब हम एक्सल कितना निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 125 कितना तो 6 निकाल चुके हैं। जब इसे आप कट कीजिएगा ना तो आपके पास है 1.71 आएगा। 1.71 जो है दोस्तों जो है 1.7159 एम्पियर जो है इस पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर तो किस में दे रखा है 1.75, तो ऑप्शन में दो में दे रखा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न की ओर।
सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है इसमें निम्न में से कौन सा हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटनी संधारित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर का पठन क्या है? तो दोस्तों शॉर्ट जो कैपेसिटर होती है इसके लिए ओम मीटर का पठन क्या होता है आपको बताना है। तो वो क्या होती है? शून्य होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ का पासवर्ड का जो चौथा अंक हमारा है वो कितना है? 1 है। कितना? 1 है। अभी तक हमने आपको जो है ना 4 पासवर्ड बता दिए हैं। अब एक पासवर्ड और आप बताएंगे, ठीक है, जो वीडियो को अंत में बताएंगे। चलिए, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध की एक वापस कंडक्टरी की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जब इसका तो दोगुना कर दीजिएगा दोस्तों, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, 0.4 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम, 0.11 ओम। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0.4 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान डैश होगा, तो उतना व्यक्ति क्या होगा? नुकसान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हम कवर कर लिया है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और प्रैक्टिस सेट 7 में आपका स्कोर कितना बन रहा है? वैसे तो आप लोग कभी नहीं बताएंगे हमें पता है, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी जो भी स्टूडेंट आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं आपका स्कोर कितना ईमानदारीपूर्वक आ रहा है ना, जो भी आ रहा है 30, 35, 40, 45, 50, जो भी आ रहा है दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप यदि छुपाइएगा ना किसी चीज़ को तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आपको अपनी कमजोरी पर काम करना है, ऐसा नहीं उसको छुपाना है। जब तक आप अपने कमजोरी पर काम कीजिएगा ना उतना आप आगे बढ़िएगा, निखरिएगा और आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। ठीक है, तो अपने कमजोरी पर काम कीजिए आप लोग। तो दोस्तों वीडियो का जो लास्ट पास था हमारा वो कितना है? 2 है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपके लिए पाँचों पासवर्ड बता दिए हैं। आपने जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उनके पास पासवर्ड पहुँच चुका है। आप पासवर्ड को इसमें डालिएगा, आपका पीडीएफ खुल जाएगा और वहाँ पे पढ़ करके आप प्रैक्टिस सेट फिर से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।